हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हम इनकम और उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेशन होती है वो कैसे की जाती है। ये मैंने एक एक्सेल शीट में सब कुछ तैयार कर रखा है। ये एक सेमी ऑटोमेटिक एक्सेल कैलकुलेटर है। इसके अंदर आपको सिर्फ ये जो येलो कॉलम्स हैं उनके अंदर डेटा फिल करना है। इस एक्सेल शीट को बनाने में और इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने में मेरी हेल्प की है मेरे दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट रजनीश पचनंदा ने और चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल वेद ने। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इनकम। हमारी इनकम होती क्या है? हमारी इनकम दोस्तों 5 हेड्स के अंदर डिवाइड की जाती है। सबसे पहले है सैलरीज, दूसरी है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरी है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन्स, पांचवा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये सेक्शन 14 हमारी जो इनकम होती है उसको 5 हेड्स में डिवाइड कर देता है, और जो सेक्शन 4 होता है उसके अकॉर्डिंग हमको इनकम टैक्स इन पांचों के ऊपर लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021-22, असेसमेंट ईयर 2022-23। अब इसका मतलब समझते हैं। दोस्तों, अज्यूम करते हैं आज की डेट है 2 फरवरी 2022। तो हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? हमारा असेसमेंट ईयर होगा 2022-23, मतलब 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 तक हमारा असेसमेंट ईयर आएगा। और हमारा फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर सेम रहेगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर आएगा हमारा 21-22 और प्रीवियस ईयर भी हमारा 21-22 ही आएगा। प्रीवियस ईयर हम यूज़ करते हैं टर्म जब हम असेसमेंट ईयर में चले जाते हैं, उस टाइम पे हम प्रीवियस ईयर का यूज़ करते हैं। जब हम सेम फाइनेंशियल ईयर में होते हैं तो उस टाइम पे हम प्रीवियस ईयर का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि दोनों का मतलब एक ही होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च तक। तो इस एग्जांपल में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ये स्टार्ट हुआ था 1/4/2021 से लेके 31/3/2022 तक। फाइनेंशियल ईयर का मतलब ये है कि ये साल जो 1/4/2021 से लेके 31/3/2022 तक था, इसके अंदर हमने जो ये हमारे हेड हैं इनकम के, इनके अंदर हमने कितना पैसा कमाया, और साथ में असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि जो हमने ये पैसा कमाया इस फाइनेंशियल ईयर में, इसके ऊपर हमको कितना टैक्स हमने पे किया और हमने अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। तो दोस्तों, जब भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाए आप भी अपना टैक्सेशन कर लीजिए एडवांस में ही, और अपना जो इनकम टैक्स होता है वो फाइल कर दीजिए। जिनकी इनकम 5 लाख से कम होती है उनको भी ITR फाइल करनी होती है, और जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर होती है उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। ये क्यों फाइल करनी होती है ये मैं आगे आपको बता दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू डिसेबल्ड। तो दोस्तों, जैसे हमको पता है कि जो डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं या नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते हैं, उनको कुछ छूट मिलती है 80U के तहत। तो आपने यहाँ पे जाना है और इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। अगर आप डिसेबल्ड हैं तो आपकी परसेंटेज अगर 40 to 79 है आपने इस पर क्लिक कर देना है, अगर 80 to 100 है तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, और अगर आप डिसेबल्ड नहीं है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। हमारी एग्जांपल में हम अज्यूम करते हैं ये डिसेबल्ड है और इस वाले कॉलम पे क्लिक कर देते हैं। और साथ में दोस्तों ये बता दूं कि ये जो कैलकुलेटर है मेरा इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर, ये सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी उम्र 60 साल तक है, या दूसरे भी इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 साल तक है, ये उनके लिए बनाया गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे
डू यू हैव डिसेबल्ड डिपेंडेंट। तो दोस्तों अगर हमारे कोई डिसेबल्ड डिपेंडेंट है, अगर हमारी स्पाउस, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो हमने यहाँ पे उनकी अकॉर्डिंगली परसेंटेज लिख देनी है, और अगर नहीं है तो इस कॉलम में नो फिल कर देना है। इसको क्यों टिक करना है? क्योंकि हमें पता है सेक्शन 80 डी के तहत जो हमारे डिसेबल डिपेंडेंट होते हैं उनको भी उनकी डिसेबिलिटी को कवर अप करने के लिए हमारी इनकम में कुछ छूट दी जाती है। तो इस केस में हम टिक करते हैं 80 to 100। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आर यू क्लेमिंग चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। दोस्तों जैसे हमें पता है कि हमें हर साल हमारे एल्डेस्ट 2 चिल्ड्रंस के लिए हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। तो अगर आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले रहे हैं, तो अगर एक ही बच्चे के लिए ले रहे हैं तो एल्डेस्ट 1 पे क्लिक कीजिए, और अगर एल्डेस्ट 2 के लिए ले रहे हैं तो एल्डेस्ट 2 पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आप नहीं ले रहे तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। तो इस केस में हम जूम कर रहे हैं एल्डेस्ट 2। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं पहला हेड ऑफ इनकम पहला हेड हमारे यहाँ पे था सैलरीज, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। हमारी सैलरी दोस्तों क्या होती है? सैलरी वो चीज होती है जो हमें मंथली बेसिस पे दी जाती है। तो सैलरी के कौन से कंपोनेंट्स टैक्सेबल हैं या नहीं है, या कौन से पार्शियल टैक्सेबल हैं, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, और पूरा फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, और मैंने एक पीडीएफ भी बनाई है जिसको आप देख सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम मान लेंगे कि इनकी बेसिक पे कंपनसेटरी अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, एचआरए और वगैरह वगैरह मैंने आगे फिल कर रखे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इलस्ट्रेटिव है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे आप जैसे इसमें ये डीएनएस अलाउंस है तो आगे भी इस पर डीए शो हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने सारे के सारे अलाउंस जो हमको मिलते हैं अपने सैलरी कंपोनेंट में, हमने यहाँ पे वो डाल देने हैं। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमको 27,000 रुपया एक बच्चे के लिए मिलता है, और 2 बच्चों के लिए 54,000 मिलता है अगर हमारे चिल्ड्रन नॉर्मल हैं। तो हमने इस एग्जांपल में क्या लिया था, हमने यहाँ पे एल्डेस्ट 2 लिए हुए हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि हमारा एक बच्चा नॉर्मल है और उसको हम 27,000 हमने क्लेम कर रखा है, और हम अज्यूम करेंगे कि एक बच्चा हमारा दिव्यांग है, और उस केस में एक बच्चे को मिलता है 54,000 हमने वो रखा हुआ है। अगर हमारे दोनों बच्चे डिसेबल होते हैं तो टोटल जो हमको मिलता है पैसा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में वो मिलता है 1,08,000। हमें चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस भी मिलता है। इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 81,000 पर एनम पर चाइल्ड, और हमें ये मैक्सिमम एल्डेस्ट 2 चिल्ड्रन के लिए मिलती है, और इसकी मैक्सिमम बनती है हमारी लिमिट 1,62,000। उसके बाद स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी, ये भी एक अलाउंस होता है जो 3,000 रुपया पर मंथ मिलता है वुमेन को अपने बच्चों को पालने के लिए 2 साल तक। उसके बाद अगर आपका कोई भी दूसरा अलाउंस है जिसमें मेंशन नहीं किया मैंने, आप उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसी अलाउंस 2 और अलाउंस 3। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई एरियर मिला हुआ है तो वो आप इस एरियर 1, 2, 3 में डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो हमें एरियर मिलता है, अगर हमको प्रीवियस ईयर का एरियर मिला हुआ है और हमारी टैक्सेबल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो हमें कुछ रियायतें दी जाती हैं रूल 21 के अकॉर्डिंग। उसके तहत क्या है कि हमें एक साल में 12 महीनों से ज़्यादा की सैलरी पे टैक्स नहीं पे करना होता।
तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं। मान लो एक न्यू अपॉइंटी है जिनकी वेरिफिकेशन होते होते 1 साल लग जाता है और उनको अगले ही फाइनेंशियल ईयर में पिछले साल की पूरी सैलरी दी जाती है, उस हिसाब से तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अगर हम रूल 21A को फॉलो करेंगे और रिलीफ ले लेंगे सेक्शन 89 के अंडर, तो बहुत ज़्यादा उसमें एडवांटेज रहता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल रखी है, ये एक एम्प्लॉई है, इनको 15-16 की में इनकी इनकम थी 2 लाख, 16-17 में इनकी इनकम थी 4 लाख, 17-18 में थी इनकी इनकम 6 लाख, 18-19 में थी 8 लाख, 19-20 में थी 9 लाख और 20-21 में थी 21 लाख। और ये इन्होंने अकॉर्डिंगली इसके ऊपर टैक्स पे कर रखा है। 20-21 में क्या हुआ है, इनको 11 लाख रुपया ये पिछले सालों का कोई एरियर मिला हुआ है और इनका जो पूरा टैक्स बना है 20-21 में वो बना है 4,60,000। और हम टोटल की बात करें तो टोटल इनकम इनकी आ गई 50 लाख और इन्होंने पूरा टैक्स पे किया है 6,75,575 रुपये। लेकिन अगर हम रिलीफ ले लें 21A के तहत अंडर सेक्शन 89 के तहत, तो हम क्या करेंगे, इनकी जो प्रीवियस इनकम थी जो हमको एरियर के रूप में मिली थी, हम इसको ब्रेकअप करेंगे और उनके पिछले सालों में लेके जाएंगे और इस तरह से अगर इनका टैक्स बनाएंगे तो इनका टैक्स बनेगा उस हिसाब से 5,74,165। तो यहाँ पे देखिए इनको 1,01,410 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप भी अगर आपकी एरियर की इनकम है जो अगले साल में ऐड हो जाती है किसी वजह से, तो आप रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का यूज़ करें और फॉर्म 10E आता है एक, और जो रिफंड आपको क्लेम कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर है वो तो पूरे के पूरे जिसने दिया है उसके ऊपर पूरा टैक्स लगा देगा, लेकिन आप फॉर्म 10E भर के जो आपका एक्स्ट्रा इनकम टैक्स गया होता है उसके ऊपर आप रिलीफ ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका पूरे का पूरा का टोटल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमारा दूसरा सोर्स होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमें घर से कितनी इनकम आती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दे देता हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। लेट्स सपोज मेरे पास एक ही मकान है, चाहे वो 2 कमरे का मकान है। अगर मैंने वो किराए पे नहीं दिया तो उसकी इनकम आएगी 0। लेकिन अगर मैंने एक कमरा रेंट पे दे रखा है, चाहे मैंने वो एक ही महीने के लिए दिया है, तो उसकी इनकम निकल जाएगी कुछ ना कुछ। साथ में अगर मेरे पास 2 मकान है, अगर दोनों खाली हैं, मैंने वो किराए पे नहीं दिए और मैं खुद उनके ऊपर रहता हूँ, चाहे एक खाली है एक में खुद रहता हूँ, तो उसकी वैल्यू आएगी 0। लेकिन अगर मैंने वो किसी भी मंथ में रेंट पे दे दिए थे तो उनकी इनकम भी कुछ ना कुछ निकल के आएगी। साथ में अगर मेरे पास 3 या 3 से ज़्यादा मकान है, चाहे उसके अंदर मैं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ, खाली पड़े हुए, तो 3 से ऊपर जो मकान है उसके अंदर मेरी इनकम निकल के आ जाएगी। तो साथ में अगर मैंने वो रेंट पे दे रखे हैं तब भी उनकी इनकम निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों आपको इस का पूरा जो डिटेल में कैसे इनकम निकालते हैं अपनी वैकेंट प्रॉपर्टीज़ का भी, तो उसका मैंने एक ऊपर वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप उसको देखना और उससे अपनी इनकम निकाल देना और उसके ऊपर आप प्रॉपरली अपना टैक्स पे कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में टैक्स के चंगल में फंस जाओ। दोस्तों मैंने ये एक सेमी ऑटोमेटिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेटर भी बना रखा है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसको डाउनलोड करके अपनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल दें और जो भी इसकी वैल्यू आए वो मेन शीट पे आप डाल देना। तो इस जो मेन शीट है इसमें मैंने कैलकुलेटर बना रखा है, आप इस यहाँ से भी डायरेक्टली अपने हाउस की वैल्यू इनकम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। मैंने यहाँ पे ये 0 रखा हुआ है इस कैलकुलेटर में, और आप भी इसको अगर कोई आपका इंटरेस्ट है आप भी इसको 0 रखें, क्योंकि मैंने नीचे जो सेविंग्स होती है हमारी उस वाले पोर्शन में उसकी वैल्यू डाल रखी है। आपकी अपनी मर्जी है, आप ये तो वहाँ पे 0 कर दें जो भी आपको इंटरेस्ट लगा, या यहाँ पे 0 करें, लेकिन मेरी एडवाइस होगी आप यहाँ पे 0 रखें और अपनी हाउस की इनकम निकलने दें, ताकि जो नीचे आने वाली सेक्शन है उनके ऊपर आप
उनके कॉलम्स की जगह पे आप रेलिवेंट सेक्शन में इंटरेस्ट के जो आपको लगा हुआ है वो डाल सकें। उसके बाद हमारा एक और सोर्स ऑफ इनकम होता है कैपिटल गेन्स। तो कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? मान लो हमारे पास लैंड है, ज्वेलरी है, कोई कॉस्टली चीज़ पड़ी हुई है, हम उसको लेते हैं, बाद में बेच डालते हैं, तो उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट होता है वो भी हमें टैक्सेबल होता है। लेट्स सपोज मैं गोल्ड लेता हूँ 1 लाख का और उसको बेचता हूँ 2 लाख में, तो मुझे जो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है वो टैक्सेबल होता है। तो दोस्तों, हमने जब प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम फाइल किए थे उस टाइम आपने ध्यान दिया होगा कि हमने उस टाइम पे जो हमारी ज्वेलरी थी उसकी कॉस्ट प्राइस भरी थी, मतलब हमने वो किस तरह ली थी वो भरी थी। अब हम जब भी उसको बेचेंगे तो नेचुरली उसकी क्या कीमत बड़ी है, तो उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ कैपिटल गेन्स होंगे। या ऐसे ही हम कोई ज़मीन लेते हैं आज, उसको 10 साल के बाद बेच देते हैं, या हमने कोई पुरानी ज़मीन ली हुई है उसको आज हम बेच देंगे, तो उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट होगा उसे हम कहेंगे कैपिटल गेन्स। तो ये इसके ऊपर कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाती है, कैसे इसकी टैक्सेशन की जाती है, क्योंकि इसकी टैक्सेशन के रेट अलग अलग होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, उनकी अलग अलग से कैलकुलेशन की जाती है। तो मैंने उसकी अलग से एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख लें और उसको समझ लेना। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद हमारा एक और सोर्स ऑफ इनकम होता है जिसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वो है इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट। जो भी हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं उनमें हमें क्वार्टरली कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, चाहे हमारा सेविंग अकाउंट किसी बैंक के अंदर हो, पोस्ट ऑफिस में हो। तो हमें क्या करना होता है, वो सारा का सारा सेविंग जो पैसा होता है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमको यहाँ पे एंटर करना होता है। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि हमको अपनी पूरी की पूरी जो भी इनकम है, चाहे जहाँ से भी आए, वो मेंशन करनी होती है हर साल। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो खाली अपनी सैलरी वाली इनकम पे ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि ये टोटली वो इलीगल कर रहे हैं, वो आगे जाके कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो वो अपनी जो भी इनकम है उनकी, जैसे वो इंटरेस्ट कमाते हैं, कोई कमीशन आती है उनको, या लेट्स सपोज एक टीचर हैं वो जो ट्यूशन कराते हैं उनको वो ट्यूशन से पैसा आता है, या कोई डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते हैं उनको जो प्रैक्टिस से पैसा आ रहा है, तो वो सारा का सारा जो भी उनका इनकम है वो उनको एंटर करनी होती है, शो करनी होती है, और उसके ऊपर उनको अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना होता है। लेट्स सपोज एक टीचर है, उनकी सैलरी इनकम भी है और वो जो ट्यूशनें करा रहे हैं उससे भी इनकम उनकी आ रही है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी सैलरी वाली इनकम के ही ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, और जो उनकी ट्यूशन से इनकम है उसको वो उसके ऊपर वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। तो जो वो उनकी ट्यूशन से जो इनकम आ रही है उसको ब्लैक मनी कहा जाएगा। चाहे वो एक लीगल सोर्स से पैसा आ रहा है लेकिन वो इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे, तो वो हमारी ब्लैक इनकम में ऐड हो जाएगा और उसके अंदर उनकी प्रोसिक्यूशन हो सकती है। तो अगर आप कोई सेविंग से इनकम आ रही है आपकी, आप यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर हमको सेविंग में जो इंटरेस्ट लगता है उसके ऊपर हमको 10,000 तक की छूट मिलती है। वो ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली उस छूट को निकाल देगा। उसके बाद एक और पॉइंट है इंटरेस्ट अर्न। इंटरेस्ट अर्न का मतलब है जो हमें फिक्स डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या दूसरे टैक्स सेवर एफडीज होती है हमारी, या कोई भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके ऊपर जो हमको इंटरेस्ट अर्न किया होता है वो वाला इंटरेस्ट हमने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट एक्रूड होता है। दोस्तों, इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब ये होता है कि जो इंटरेस्ट हमारी एफडी के ऊपर बैंक ने लगा दिया है लेकिन हमको मिला नहीं है। जैसे कि हमारी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होती हैं, उनके ऊपर हर साल इंटरेस्ट एक्रू किया जाता है, लेकिन वो हमारे खाते में नहीं आता, वो रहता बैंक के पास ही है या पोस्ट ऑफिस के पास रहता है, लेकिन हमारे वो खाते में नहीं आता। उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट एक्रूड। हमें वो जो इंटरेस्ट एक्रूड होता है वो भी यहाँ पे डाल देना होता है। तो इसलिए आप जब भी एफडी कराएं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लें तो हर साल जाके उनके रिप्रेजेंटेटिव से ये इंटरेस्ट अर्न्ड और इंटरेस्ट एक्रूड का सर्टिफिकेट ले लें और अपने पास रखें।
उसके बाद अगर हमें कोई कमीशंस मिलती हैं या कोई दूसरी इनकम है हमारी, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, बैटिंग एसेट्रा, ये कॉलम है ड्रीम 11, माई सर्कल 11, ये जो ऑनलाइन बैटिंग करते हैं हमारे दोस्त, हमारे कुछ एम्प्लॉइज, ये कॉलम उनके लिए है। तो जो भी आप पैसा ऑनलाइन जीतते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। तो आपको जो भी इनकम आती है और जो भी आप टैक्स पे करते हैं वो यहाँ पे लिख लीजिए। आपने जो इनकम है, मान लो आपने 10,000 से ऊपर, तो उसके ऊपर टैक्स हमको पे करना ही करना होता है। वो ऑटोमेटिकली माइनस होकर हमारे खाते में 7,000 आ जाता है और 3,000 उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। तो क्या होता है, आपने जो 7,000 अगर आपको मिलता है, ये जो भी अमाउंट आपको ऑनलाइन बैटिंग करके मिलता है, ये लॉटरी से मिलता है, आपने यहाँ पे डाल देना है। और जो टैक्स आपको लगा होता है तो आगे जाके आपको एक्सेल शीट में एक जगह आएगा जहाँ पे आपको टैक्स एंटर करना होता है, वहाँ पे आप वो टैक्स एंटर कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, एंटर प्रॉफिट ऑनली। तो दोस्तों हमारे कुछ ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं या ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं, लेट्स सपोज कोई डॉक्टर है, क्या करते हैं वो कि अपनी कोई क्लिनिक रन करते हैं और वहाँ से वो इनकम जनरेट करते हैं। तो उनको जो इनकम आ रही है उनको इनकम यहाँ पे डालनी है। तो इसको हम थोड़ा सा और फर्दर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक स्कीम है हमारे पास, सेक्शन 44 ADA प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम फॉर प्रोफेशनल। इसके अंदर जो ये वाले प्रोफेशन यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ये उनके लिए है। तो इसका फायदा क्या है सेक्शन 44 ADA का, कि इसके अंदर उनको कोई भी बुक्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती। नो नीड ऑफ मेंटेनिंग बुक्स रिक्वायर्ड अंडर एंड नो रिक्वायरमेंट हैविंग अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर दिस सेक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी जो मेंशन्ड इंडिविजुअल है, इनकी अगर सालाना ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख है, अगर ये 50 लाख साल का कमाते हैं या उससे कम कमाते हैं, तो वो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। इस सेक्शन में क्या बेनिफिट होता है, मान लो आपकी 50 लाख इनकम है, तो उसमें से क्या होता है कि आपको 25 लाख टैक्स पे करना होता है और 25 लाख डायरेक्टली आपको अपनी इनकम माननी होती है। तो एक एग्जांपल लेंगे। इस केस में क्या है कि इनकी ग्रॉस रिसिप्ट है साल की 10 लाख और ये अपने एक्सपेंस शो कर रहे हैं 2 लाख और ये अपना प्रॉफिट शो कर रहे हैं 7 लाख। तो इस केस में इनको सेक्शन ADA का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी जो ये नेट प्रॉफिट शो कर रहे हैं ये 50% से ज़्यादा कर रहे हैं, तो इनको अपनी बुक्स को ऑडिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये प्रिजम्पटिव स्कीम का फायदा उठाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, 5 लाख अपना प्रॉफिट दिखाएंगे और 5 लाख अपना खर्चा दिखाएंगे। इनका खर्चे का मतलब है जो जहाँ पे उन्होंने अपना क्लिनिक खोल रखा हुआ है उसका रेंट, जहाँ पे उन्हें मुलाजिम रखे हुए काम करने के लिए उनके वेजेस वगैरह, वो खर्चा इनका आ जाता है, इसके अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों होती है हमारी एग्रीकल्चरल इनकम। तो जिनके गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी मैक्सिमम की कुछ ना कुछ एग्रीकल्चरल इनकम रहती है। तो एग्रीकल्चरल इनकम हमारी टैक्स फ्री होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो टैक्सेशन की पावर्स होती हैं वो स्टेट सब्जेक्ट होता है और वो स्टेट की गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती, वो स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रखा हुआ है। तो ये सारी की सारी इनकम हमारी जो है वो फ्री हो जाती है, ये टैक्स फ्री इनकम होती है। तो दोस्तों अगर आपकी जो इनकम है वो सैलरी से आ रही है, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और साथ में आपकी एग्रीकल्चरल इनकम भी है, तो आपने क्या करना है, आपने ITR मैंडेटरी फाइल करना है। क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम हमारी टैक्स फ्री तो है, लेकिन हमको जो इनकम आ रही है एग्रीकल्चर से वो भी अपनी इनकम में शो करनी होती है और इसके लिए एक अलग से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो जो भी हमारी ग्रॉस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज है यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएंगी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हमें कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय
तो देखते हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है। सबसे पहले डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सेक्शन 16 के तहत हमको मिलती है। ये डिडक्शन एक सैलरीड एम्प्लॉय को ही मिलती है और ये हर एक एम्प्लॉय को 50,000 मिलती है। उसके बाद सेक्शन 1014, ये एक पार्शियल डिडक्शन होती है जो सभी एम्प्लॉयज को मिलती है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो कि किस किस के ऊपर हमको पार्शियल टैक्स देना पड़ता है। तो पहले है हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन इज एग्जेम्प्ट। तो हमने देखा था इस केस में जो एम्प्लॉय थे उन्होंने 2 बच्चों के ऊपर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिया हुआ था, इसलिए हमारे कैलकुलेटर ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2400 की रिबेट उनको दे दी है। उसके बाद हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस अगर वो क्लेम कर रहे हैं 300 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए एग्जेम्प्ट होती है। तो इस एग्जाम्पल में भी हमने देखा था कि हमारे जो एम्प्लॉय थे उन्होंने यहाँ पे देखिए 50,000 का हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस ले रखा है, तो तभी इनको यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे एक्सेल शीट ने 3600 की रिबेट उनको दे रखी है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अगर वो डिसेबल्ड है तो उनको 3200 पर मंथ की एग्जेम्पशन मिलती है और ये साल की बन जाती है 38,400। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था आर यू डिसेबल्ड, तो हमने यहाँ पे 4279 वाला ऑप्शन टिक किया था और हमको क्या मिल रहा है, हमको साथ में ट्रेवलिंग अलाउंस तो आज हर एक एम्प्लॉय को मिलता ही है। तो इस हमारे इनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिला था 58,360। तो एक्सेल शीट ने ऑटोमेटिकली जो भी इनका एलिजिबल है वो यहाँ पे बना के डाल दिया है। उसके बाद जो कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है, कंपनसेटरी अलाउंस मतलब जो दूर दराज नौकरी करने जाते हैं लोग, उनको एक कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है। उसका अमाउंट 300 to 7,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिलता है, लेकिन इस केस में इनको पूरे साल का मिला है 9600। तो ये पूरा का पूरा कंपनसेटरी अलाउंस इनको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सेक्शन 10(5) लीव ट्रेवल कंसेशन। दोस्तों हमें 2 साल में एक बार 1 महीने की पूरी ग्रॉस सैलरी दी जाती है किसी प्लेस को विजिट करने के लिए, और साथ में हमको एक्चुअल फेयर दिया जाता है उस प्लेस को विजिट करने के लिए। जो भी शॉर्टेस्ट रूट होता है और उस पर हमें जो भी खर्चा आता है ट्रेवल करने में, वो हमने यहाँ पे डाल देना है और वो भी हमारी ग्रॉस इनकम से माइनस हो जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत सा अलाउंस है जो मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, लेकिन अभी तक ये J&K गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया गया है। तो इन केस अगर आपको ये मिलता है तो आप इसमें जो ट्रेवल कंसेशन है, जो एक्चुअल फेयर आपको लगा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ को न्यू टैक्स रिजाइम में, हमारी ग्रॉस इनकम से सिर्फ वही माइनस होता है और कुछ भी माइनस नहीं होता, स्वाय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन NPS के। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको किस में बेनिफिट है, न्यू टैक्स रिजाइम में या ओल्ड टैक्स रिजाइम में। उसके बाद दोस्तों हमको HRA में डिडक्शंस मिलती है। HRA में डिडक्शन यहाँ पे इसने पूरा का पूरा सिस्टम जो बना हुआ एक्सेल में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया है। यहाँ पे इसने बेसिक पे भी ऑटोमेटिकली ले ली है, DA भी ले लिया और सैलरी भी निकाल दी है। हमने यहाँ पे जो रेड कॉलम है इसमें हमने लिखना है कि हमने कितना किराया पे किया है। अगर हम कहीं नौकरी करने गए हैं घर से बाहर तो हम वहाँ पे रेंट दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जो भी हम रेंट दे रहे हैं यहाँ पे वो हमने एंटर कर देना है। और अगर हम क्या कर रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा ऊपर रेंट पे कर रहे हैं, अब तो इसकी वैल्यू 50,000 हो रही है। तो अगर हम जो भी रेंट पे कर रहे हैं उसकी हमारे पास एक रेंट की डीड होनी चाहिए क्लेम करने के लिए, और जो रिसिप्ट होती है वो होनी चाहिए इसको क्लेम करने के लिए। तभी जो आपका एम्प्लॉयर है आपको वो इसमें छूट दे देगा। तो आप उसको क्या करें कि बैंक से अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिया करें, तो साल के एंड पे आपको
आसानी से हिसाब मिल जाएगा कि आपने कितना रेंट पे कर रखा है। उसके बाद अगर आपका घर इन शहरों में है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में है, तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपका घर नहीं है तो ये नो कर देंगे। तो इनके ये तो स्पेसिफिक एग्जांपल है J&K गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए, तो ये इसमें नो ही आएगा। तो दोस्तों देखिए, इस हमारे HRA डिडक्शन कैलकुलेटर ने ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू निकाल दी है और इस केस में इनको डिडक्शन मिल रही है 1135 की। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आपको इसके ऊपर पूरा समझना होगा तो मैंने एक HRA कैलकुलेटर बना रखा है, आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है और आप भी इसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं और अपना HRA डिडक्शन निकाल सकते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली ये पॉइंट 1, 2, 3 होते हैं, इनमें से जो भी लीस्ट वैल्यू आती है वो हमको HRA डिडक्शन के रूप में मिल जाती है। दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट है वो है 50% ऑफ सैलरी व्हेन रेजिडेंशियल हाउस इज सिचुएटेड एट मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई, एंड 40% ऑफ सैलरी व्हेन रेजिडेंशियल हाउस इज सिचुएटेड एट एनी अदर प्लेस। तो हमारी इस एग्जांपल में हमारा घर इन शहरों में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 40% ऑफ सैलरी निकालेंगे जो हमारा एक्सेल कैलकुलेटर ने निकाल के रखी हुई है 475, 460। दूसरा पॉइंट है HRA एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग विच रेंटल अकोमोडेशन इज ऑक्युपाइड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है जो HRA हमको मिला हुआ है वो कितना है, तो इसने उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ले ली है 79,588। तीसरा पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो हमने जो रेंट पे किया है यहाँ पे वो है हमारा 1,20,000, उसमें से 10% ऑफ सैलरी, 10% सैलरी यहाँ पे आएगा 118,865। 1,20 में से ये वैल्यू माइनस हो जाएगी और वो उसका रिजल्ट आएगा 1,135। अब इन तीनों वैल्यूज़ का जो भी सबसे कम है, तो हम सामने देख रहे हैं कि इनमें से सबसे जो कम वैल्यू आ रही है हमारी वो आ रही है 1,135, तो इसलिए हमको HRA डिडक्शन भी 1,135 मिल जाएगी। तो ये HRA डिडक्शन कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है वो निकाल के हमको दे देगा। उसके बाद हम देखते हैं अपनी टोटल डिडक्शंस। दोस्तों एक सेविंग्स होती है हमारी, एक होती है डिडक्शंस। डिडक्शंस वो होती हैं हमारे वो कंपोनेंट सैलरी के, अगर हम एलिजिबल होते हैं तो वो डिडक्ट हो जाते हैं। सेविंग्स में क्या होता है कि हमको यहीं से पैसा खर्चना पड़ता है कोई पॉलिसी वगैरह लेने के लिए। तो ये आ गई हमारी डिडक्शंस। अब हम जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वो है सेविंग्स। तो जो हमारा ओल्ड टैक्स रिजाइम होता है उसमें हमको कुछ सेविंग्स और कुछ डिडक्शंस करने का बेनिफिट मिलता था। जैसे कि अगर हम न्यू टैक्सेशन सिस्टम पे जाएं तो उसमें हमें सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो दिया जाता है डिसेबल्ड पर्सन्स को, खाली यही माइनस होता है, बाकी ये कुछ भी माइनस नहीं होता न्यू टैक्स रिजाइम में। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइम में ये सब के सब जो HRA डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, LTC है, कंपनसेटरी अलाउंस है, ये उसमें से माइनस हो जाते हैं। तो हम ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से देखेंगे, सेविंग्स को समझेंगे। सबसे पहले सेविंग है हमारी 80CCC। इसमें हम 1.5 लाख तक का पैसा सेव कर सकते हैं। यह है पेमेंट ऑफ प्रीमियम टुवर्ड्स एन्युटी प्लान। एन्युटी प्लान क्या होता है दोस्तों, हम कोई अगर पेंशन प्लान लेते हैं ना, उसको हम कहते हैं एन्युटी प्लान। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमको या तो 1 टाइम या तो 2 टाइम्स इन्वेस्ट करना पड़ता है और हमें फिर पूरे लाइफ में पेंशन लग जाती है, तो उसे हम कहते हैं एन्युटी प्लान। अगर आपने ऐसा कोई प्लान ले रखा है तो आप उसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अगर आपने 2 लाख का लिया है, 10 लाख का लिया है, वो आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद होती है हमारी रेड क्रॉस कंट्रीब्यूशन। जैसे कि हम हर साल दिसंबर या जनवरी के महीने में रेड क्रॉस की कंट्रीब्यूशन देते हैं, 500 रुपया या कुछ भी, तो हम यहाँ पे वो डाल देंगे। उसका बाद हमारा होता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। ये जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं जो आज से कोई 5 साल से पहले लगे हुए हैं, उनका एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस काटता था जो कि गवर्नमेंट खुद काटती थी। अब तो नई एम्प्लॉयज़ को ये है ही नहीं, लेकिन कुछ केसेस में ये है। तो हमने यहाँ पे क्या डालना है, जो भी हमारा प्रीमियम था
वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। दोस्तों आपको पता कि हमारा दिसंबर के महीने में हमारी सैलरी से 346 रुपीज़ कट चुके थे ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पे, हमने वो यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद अगर हम कोई LIC करते हैं, अपनी लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, कोई किसी भी कंपनी से करते हैं, तो उसका जो हम प्रीमियम पे करते हैं उस इसी फाइनेंशियल ईयर में, ये नहीं कि हम पिछले फाइनेंशियल ईयर का प्रीमियम इस साल डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसी साल जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं हमने वो प्रीमियम यहाँ पे डाल देना है, मतलब जो किस्त जारी हमारी वो हमने यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। हमारे कुछ ULIP होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहते हैं इनको। अगर हम कोई इनका प्रीमियम दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड्स बाय MFUTI, कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन हो रही है तो हमने यहाँ पे वो डाल देनी है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन टू एनी यूनिट्स ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, तो हमने यहाँ पे डाल देना है। मतलब अगर हम म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं किसी बैंक के थ्रू या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू, जैसे आजकल ग्रो ऐप आ रही है, उसके थ्रू हम कुछ ले रहे हैं, तो जो भी हम पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, हमने पैसा यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हम पर मंथ जो इंस्टॉलमेंट देते हैं 10-10 हज़ार की, या इस तरह से, वो हमने यहाँ पे डाल देनी है। हाउएवर जो नए एम्प्लॉयज हैं JNK गवर्नमेंट के, उनको तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है ही नहीं। उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड सुपर एनुवेशन फंड। ये PPF में जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमें यहाँ पे डाल देना है। लेकिन PPF में पैसा डालने का सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज होता है कि ये इसका लॉक इन पीरियड बहुत लंबा होता है, लेकिन इसका एक गारंटीड इंटरेस्ट भी हमको ये देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और उस पर लगने वाला इंटरेस्ट जो है यहाँ पे मिल जाता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का भी लॉक इन पीरियड 5 साल होता है। 5 साल से पहले ये मैच्योरिटी नहीं दे सकता। हाँ, स्पेशल केसेस में अगर किसी की डेथ हो जाए तभी ये पैसा मिल सकता है। तो ये 5 साल तक हमारा पैसा इसके अंदर फिक्स रह जाता है। PPF में हमारा पैसा 21 ईयर्स तक फिक्स रहता है। उसके बाद 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस और शेड्यूल्ड बैंक। दोस्तों अगर हम 5 साल की एक टैक्स सेवर FDs होती हैं, अगर हम अपना टैक्स बचाना चाहें तो हम वो उस टाइप की टैक्स सेवर FDs कर सकते हैं, लेकिन उनमें क्या डिसएडवांटेज होता है कि वो 5 साल तक फिक्स रहता है और उसका पैसा हम वापस उससे 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते। अगर हमने कोई ऐसी टैक्स सेवर FD कर रखी है तो उसका प्रीमियम हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों एक स्कीम है बेटियों के लिए, जिनकी बेटियां हैं वो अपनी बेटियों के नाम पे एक सुकन्या समृद्धि योजना करके अकाउंट खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में। जो भी आपका प्रीमियम जा रहा है वो यहाँ पे डाल दीजिए। इस स्कीम का डिसएडवांटेज यह है कि इसका लॉक इन पीरियड बहुत ज़्यादा है, 18 साल 21 साल है, लेकिन इसका एडवांटेज यह है कि इसमें एक फिक्स्ड गवर्नमेंट इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद होता है हमारा पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू चिल्ड्रन। इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो भी ट्यूशन फीस होती है, अगर वो पे कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि इंडिया के अंदर हैं, अगर हम अपने बच्चों की कोई ट्यूशन फीस दे रहे हैं तो वो भी 80C के अंदर उसकी हमको डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर हम अपने बच्चों को किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर या प्राइवेट ट्यूशन कराते हैं, उसके केस में हमको ये डिडक्शन नहीं मिलती। साथ में इसका एक और बेनिफिट होता है, अगर मान लो मियाँ बीवी हैं और उनके 4 बच्चे हैं, तो उसमें केस में वो क्या कर सकते हैं कि किन्हीं 2 की हस्बैंड देंगे और किन्हीं 2 की उनकी वाइफ देंगे, और उनकी दोनों की अलग अलग से 1.5 लाख तक की सेविंग हो सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कुछ स्कूल्स हमको लिख के देते हैं पूरा फीस, उसके अंदर वो ट्यूशन फीस का कंपोनेंट मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि एक स्कूल में जब हम फीस जमा करते हैं तो उसमें एडमिशन फीस, लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस, यूनिफॉर्म फीस, टिफिन फीस,
इंटरटेनमेंट फीस, पिकनिक फीस, बहुत सारी फीस को मिला के वो पूरा का पूरा कंबाइन कर देते हैं। लेकिन जो रिबेट मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस वाले कंपोनेंट में ही मिलती है, और ये एक साल में एक इंडिविजुअल को 1.5 लाख तक मैक्सिमम मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन फॉर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेट्स सपोज हमने कोई घर लिया है, तो उसके ऊपर जो हमारी जो बैंक की इंस्टॉलमेंट जा रही है, तो उसके ऊपर भी हमको 1.5 लाख तक की रियायत मिल सकती है। तो लेट्स सपोज मैंने एक हाउसिंग लोन लिया हुआ है जिसकी मेरी पूरे साल की इंस्टॉलमेंट जा रही है 3 लाख। तो जो 1.5 लाख का अमाउंट है मेरा, वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। ये जो 3 लाख का अमाउंट भी अगर मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, क्योंकि हमारी एक्सेल शीट ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर देगी। तो हाउसिंग लोन का एक एडवांटेज ये होता है दोस्तों, लेट्स सपोज हस्बैंड वाइफ है और उन्होंने एक हाउसिंग लोन लिया हुआ है, और हाउसिंग लोन में वो जॉइंट बराबर्स हैं, और जो उनका जो घर लिया हुआ है उसके ऊपर उन दोनों का शेयर है, मतलब वो को बराबर्स हैं, साथ में वो को ओनर्स भी हैं। तो उस केस में अगर हाउसिंग लोन पे उनको जो प्रिंसिपल उन्होंने रिपे किया है वो 3 लाख किया हुआ है दोनों ने मिलके, तो दोनों अलग अलग से 1.5 लाख का एडवांटेज ले सकते हैं। उसमें शर्त यह है कि दोनों का जो शेयर है घर के अंदर वो 50-50 है। अगर वो शेयर 70-30 है तो उसी के हिसाब से उनका इंटरेस्ट और उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर किसी घर के अंदर 3 शेयर होल्डर हैं तो उनका भी जो प्रिंसिपल रीपेमेंट हो रही है, जो वो किस्त पे कर रहे हैं और जो उनको इंटरेस्ट लग रहा है हाउसिंग लोन पे, वो भी उसी जो भी उनका डिफाइंड शेयर है उसके हिसाब से उनको अलग रियायत सबको मिल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस पेड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, लेट्स सपोज कोई फर्स्ट टाइम हाउस लोन ओनर्स हैं। फर्स्ट टाइम जब भी हम हाउस लोन लेते हैं या हम लोन ना भी लें, हम कोई घर खरीदते हैं फर्स्ट टाइम, तो जो भी हम उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं और जो हम उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं, हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं, और उसके ऊपर भी हमको एग्जेम्पशन मिलती है 1.5 लाख की। ज़रूरी नहीं कि हम हर बार हाउस लोन ही लें और हम डायरेक्टली कोई घर ले रहे हैं, इसमें सिर्फ हमको सिर्फ घर लेने के लिए मिलेगी ये। उसके बाद सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर हम कोई इक्विटी शेयर्स लेते हैं या डिबेंचर लेते हैं किसी पब्लिक कंपनी के या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, मतलब कोई पब्लिक कंपनी जैसे आ गई हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NHPC, NHIDCL, या कोई बैंक वगैरह हैं, उनके हम कुछ इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर लेते हैं, उसके ऊपर भी हमको 1.5 लाख के तक रिबेट मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों एक स्कीम होती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें हमको सिर्फ 330 रुपए का सालाना प्रीमियम देना होता है और हमारी लाइफ 2 लाख तक के लिए इंश्योरेंस हो जाती है। तो अगर आपने ये ली हुई है तो इस पे 330 कर दें, अगर आपने नहीं ली हुई है तो अब इसमें 0 कर दें। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको कि आप ये जो छोटी छोटी पॉलिसीज होती हैं जिनके अंदर बहुत कम प्रीमियम होता है, जिनका आपको पता भी नहीं चलता हमको ये कब गए पैसे, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजफुल होती हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस पॉलिसी में दोस्तों हमें सालाना सिर्फ 12 रुपीज़ प्रीमियम पे करना होता है, और हमारी लाइफ इनकेस कोई एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाता है। उसके बाद बॉन्ड्स इशूड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, अगर कोई नाबार्ड कोई बॉन्ड्स इशू करता है और हम उनको परचेज कर लेते हैं, तो जो भी हम परचेज करते हैं वो वाला अमाउंट यहाँ पे हमने डाल देना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई सेक्शन 80C में
कुछ और छूट जाएगा जिस वीडियो मैंने कवर नहीं किया हुआ है। फिलहाल तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, तो इनकेस कुछ रह भी जाता है तो कुछ ऐसा है तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आती है सेक्शन 80 CCD1। इसमें भी लिमिट होती है हमारी 1.5 लाख। तो इसका पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन अटल पेंशन योजना। दोस्तों हर एक जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो 18 से अगर 40 ईयर्स तक है तो अटल पेंशन योजना में अपनी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकता है, और हमको फिर 60 ईयर्स के बाद एक डिफाइंड और गारंटीड पेंशन मिलती है। तो अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट करें तो ये बहुत ही लो प्रीमियम वाली पेंशन प्लान होता है। तो अगर आप लेते हैं इस तरह से तो आप जो भी आपका प्रीमियम है साल को यहाँ पे डाल दें। उसके बाद इसी सेक्शन में एक और होती है इन्वेस्टमेंट बाय एन एम्प्लॉई इन NPS। तो दोस्तों जो न्यू पेंशन स्कीम है हमारी, उसमें हमको पता है कि जो एम्प्लॉय के शेयर से 10% उसका बेसिक और DA का कटता है। तो जो वो NPS में 10% कट रहा है उसका वो यहाँ पे डाल दीजिए। और साथ में एक और सेक्शन होती है सेक्शन 80 CCD2 1.5 लाख इसकी लिमिट है। ये होती है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन NPS 14% ऑफ BP एंड DA। तो जैसे कि अभी हमारी जो 1 अप्रैल 2020 से पहले 10% था, अब ये 14% कंट्रीब्यूशन हो रही है एम्प्लॉयर की तरफ से, तो हमने यहाँ पे वो डाल देनी है। इसके अलावा एक और सेक्शन होती है हमारी 80 CCD1B 50,000 इसकी लिमिट होती है, लेकिन ये सेक्शन 80 CC के अंदर इसके अबव मिलती है हमको। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। एडिशनल कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन NPS। मान लो ये जो एम्प्लॉय है यहाँ पे, अगर इसकी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 1,50,000 हो जाए तो इसके ऊपर ही अगर खुद से वो अपनी सेविंग से 50,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करना चाहे तो वो यहाँ पे सेक्शन 80 CCD के अंदर वो कर सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पे उसकी जो लिमिट है 80 CCD1 में, यहाँ पे अगर उसकी लिमिट 1,50,000 रुपया कवर हो चुका है उसके बाद ही इसके ऊपर ये 50,000 रुपये इसमें जमा कर सकता है। उसके बाद 80 CCF है 20,000 लिमिट, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स 20,000। तो दोस्तों हम यहाँ पे कुछ सारी की सारी अपनी जो भी सेविंग्स हैं यहाँ पे डाल दें, उनकी वैल्यूज सारी की सारी जितनी भी हमारी 80 CC में आती हैं, चाहे वो 80C में आए, 80 CCC, 80 CCD, 80 CCF, 80 CCG, तो उसकी पूरी की पूरी लिमिट होती है हमारी 1.5 लाख। और ये हमारा जो एक्सेल शीट है वो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू निकाल देगा। इसमें आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो ये येलो वाले कॉलम्स है उनके अंदर हमको या तो इस तरह से सिलेक्ट करना होगा वैल्यूज, या तो इसके अंदर हमको खुद अपनी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, वो एंटर करने होंगे। अब 80C के अलावा हमको और भी कुछ सेविंग्स, एडिशनल सेविंग्स करने का मौका दिया जाता है ओल्ड टैक्स रिजाइम में। अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी 80D हेल्थ इंश्योरेंस। तो दोस्तों हमारी कंट्री में क्या है कि लोग लाइफ इंश्योरेंस तो करा देते हैं लेकिन वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते। लेकिन अभी तो जैसे J&K गवर्नमेंट ने हर एक जो भी सिटीजन है J&K का, उसका तो गोल्डन कार्ड बना रखा है। लेकिन फिर भी मैं अपने पर्सनल लेवल पे एडवाइस करूंगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करा लें। और किस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस कराएं आप ये मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस में होता क्या है कि जो भी अगर हमें कभी भी हॉस्पिटलाइजेशन हमारी हो जाए तो जो भी वो कॉस्ट होती है हमारी हॉस्पिटलाइजेशन की, वो सारी की सारी कवर हो जाती है। जो भी हमारा सम एश्योर्ड होता है वो सारा का सारा कवर हो जाता है। लेट्स सपोज हमने कोई पॉलिसी ले रखी है, इसमें सम एश्योर्ड है 10 लाख का, तो 10 लाख तक जो भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा हमारे जो कार्ड्स होते हैं, लिमिट बनी होती है, वो सारा सारा कवर हो जाता है। और इसके अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल हमें कैशलेस ट्रीटमेंट देते हैं। तो टाइप ऑफ परमिजिबल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D आर टैक्स डिडक्शन ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर यू एंड योर फैमिली, टैक्स डिडक्शन ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर योर पेरेंट्स,
टैक्स डिडक्शन ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंसेस, टैक्स डिडक्शन ऑन मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन्स। तो दोस्तों इसमें देखिए पहले 2 पॉइंट क्या है हमारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब अगर हम कोई पॉलिसी कराते हैं किसकी, अगर अपनी स्पाउस की, अपने बच्चों की या अपने पेरेंट्स की, तो वो कवर हो जाती है। साथ में कोई अगर मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन के, वो भी कवर हो जाते हैं, उसका प्रीमियम कवर हो जाता है। और हमारा जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है उसका प्रीमियम कवर हो जाता है। इसको हम फर्दर एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक टेबल बना रखा है। इसमें क्या है कि अगर हम अपनी फैमिली, मतलब अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो होते हैं, तो उसमें अगर हम 25,000 तक का मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं और अपना 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो हमें जो टोटल डिडक्शन मिलती है वो मिलती है 30,000 रुपये की। अगर हम अपनी फैमिली और पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स कब, जब उनकी उम्र 60 ईयर से बिलो हो, तो हम जो हेल्थ इंश्योरेंस है हमारा, उसका मैक्सिमम प्रीमियम 50,000 तक हमको डिडक्शन मिल सकती है और 5,000 तक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और टोटल डिडक्शन हमको मिल सकती है 55,000 तक। उसके बाद दोस्तों अगर हम अपनी फैमिली और अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं अगर उनकी उम्र 60 ईयर से अबव है, तो हम उनका मेडिकल इंश्योरेंस पूरा 75,000 तक का प्रीमियम दे सकते हैं। दे तो हम ज़्यादा सकते हैं, लेकिन 75,000 तक का हमारा प्रीमियम हमको डिडक्शन मिल जाती है। और साथ में हमको 5,000 का जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है वो भी रिबेट मिल जाती है और टोटल रिबेट हमको मिलती है 80,000 की। साथ में अगर सीनियर सिटीजन हम खुद ही हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी सीनियर सिटीजन हैं, तो ये टोटल हमको जो हेल्थ इंश्योरेंस में रिबेट मिलती है वो मिलती है 1 लाख और 5,000 आ गई हमारी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की और टोटल रिबेट हमको आ गई 1 लाख की। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमको अगर हम 25,000 से लेके 55,000 तक का इंश्योरेंस या 80,000 तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं आराम से। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिकमेंडेशन होगी कि आप अगर अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो साथ में आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी कराइए, क्योंकि एक कहावत है, जान है तो जहान है और हेल्थ इज़ एवरीथिंग। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जो सेहत होती है, हेल्थ होती है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो जो भी हमारा खर्चा आता है इंश्योरेंस का वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल में इन्होंने 15,000 का मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है। उसके बाद आती है हमारी सेक्शन 80 DD और 80 U। इसको भी हम एक एग्जांपल के तहत समझेंगे। तो दोस्तों हमने इस एग्जांपल में देखिए क्या कर रखा था। सबसे टॉप पे ये वाले कॉलम्स हमने चूज कर लिए थे। आर यू डिसेबल्ड, तो जो एम्प्लॉय हैं ये खुद 40 to 79% डिसेबल्ड हैं और इनके ऊपर एक इनका डिसेबल्ड डिपेंडेंट भी है। डिपेंडेंट मतलब इनके पति हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं जो डिसेबल्ड डिपेंडेंट होते हैं, तो उनकी भी इनने परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें इनको कितने रुपीस की छूट मिलती है। 80 DD के अंदर अगर इनके जो डिपेंडेंट हैं उनकी डिसेबिलिटी 40 से लेके 79 तक है, तो 75,000 रुपये की छूट मिलती है। और अगर 80 to 100 है तो 1,25,000 रुपये की छूट मिलती है। तो इसके लिए क्या दोस्तों, एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी होती है जिसके ऊपर इनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज लिखी होती है। द टैक्स पेयर हैज़ इनकर्ड एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंटली एबल डिपेंडेंट, or the taxpayer may have deposited in a scheme of LIC or another insurer for maintenance of dependent। तो दोस्तों अगर ये वाली इन्होंने कुछ एक्सपेंसेस इनकर कर रखे हैं या इस तरह से कोई इन्होंने LIC में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है मेंटेनेंस अपने डिपेंडेंट के लिए, तो इनको फिर अकॉर्डिंगली परसेंटेज के हिसाब से छूट मिल जाएगी।
उसके बाद दोस्तों होती है सेक्शन 80U। सेक्शन 80U में अगर जो एम्प्लॉय होता है अगर वो खुद डिसेबल्ड है तो उस केस में इनको ये रिबेट मिल जाती है। और इसका क्या बेनिफिट होता है, इसमें अगर आपने कोई खर्चा किया है या नहीं किया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी डिसेबिलिटी 40 से लेकर 79 तक है तो आपको 75,000 तक की छूट मिलेगी, और आपकी डिसेबिलिटी अगर 80 to 100 है तो आपको 1,25,000 की छूट मिलेगी। आप चाहे साल में कुछ खर्चा करते हो या नहीं करते हो, इससे कोई मतलब नहीं रहता, आपको ये छूट मिलनी ही मिलनी होती है। लेकिन इसमें जो डिसेबिलिटी है वो डिफाइन कर रखी होती है, जैसे कि ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी क्यूड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, आउटिज्म एंड सेरिब्रल पलासी। और इसको क्लेम करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलता है, जिसपे सिंपल भाषा में कहूँ तो 3 डॉक्टर्स का साइन होता है। एक होता है मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या CMO का, एक होता है इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर का, और एक होता है दूसरे बोर्ड मेंबर का। 3 डॉक्टर्स के साइन वाला जो भी बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है वो इसमें वैलिड होता है। वो अगर आप अपने एम्प्लॉयर को दे दो तो अगर चाहे आप खर्चा करो ना करो आपको ये वाली रिबेट मिल जाएगी। 80DD में क्या कंडीशन है कि अगर आपने कुछ ना कुछ खर्चा इसमें कर रखा होना चाहिए अपने डिपेंडेंट के ऊपर। साथ में क्या होता है दोस्तों, लेट्स सपोज हस्बैंड और वाइफ हैं, या हम यही एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इस एग्जांपल हमने देखा था जो 80U में ये जो ऊपर लेडी मेंशन कर रखी थी ये डिसेबल्ड है और ये क्लेम कर रही हैं 75,000, और हम मानते हैं जो इनके स्पाउस हैं वो भी डिसेबल्ड हैं और वो क्लेम कर रहे हैं 1,25,000। इस केस में ये दोनों मियाँ बीवी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो जो इनकी वाइफ है ये खुद भी 75,000 क्लेम कर रही हैं और अपने हस्बैंड के ऊपर ये 125 क्लेम कर रहे हैं। तो क्या इनके जो हस्बैंड हैं वो भी 80U के तहत क्लेम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नो। अगर इनकी वाइफ 80DD में अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए क्लेम कर रही है पैसा डिसेबिलिटी वाला, तो उनके हस्बैंड फिर वो अपने इंडिविजुअली 80U में पैसा क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इन केस में अगर इनका बच्चा है कोई तो उस केस में ये पैसा क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है सेक्शन 80DDB। इसमें क्या होता है कि 40,000 जो एक्चुअली अमाउंट खर्चा किया होता है विच एवर इज लेस, जो भी एक्सपेंडिचर आया होता है किसी स्पेसिफाइड डिजीज या कोई एलिमेंट होती है सेल्फ या डिपेंडेंट पे, वो वाला छूट मिल जाती है। और सीनियर और सुपर सिटीजन के केस में ये अमाउंट 1 लाख या एक्चुअली पेड उससे जो भी लेस होता है वो वाला अमाउंट माइनस हो जाता है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम से। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस वेयर द डिसेबिलिटी लेवल हैज बीन सर्टिफाइड टू बी 40% एंड अबव। कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज होता है जिसकी लिमिट 40% या ऊपर होती है, मतलब कोई मेडिकल सर्टिफिकेट ले रखा है इन्होंने अपना तो खैर अगर लेंगे तो फिर ये गवर्नमेंट सर्वेंट माने ही नहीं जाएंगे, किसी डिपेंडेंट का हो सकता है ये, तो उस केस में इनको छूट मिल जाएगी 40,000 रुपये की, या जो भी इनको खर्चा आया होगा। तो जो इन्होंने खर्चा किया है उसकी इनको जो रिसिप्ट्स होती हैं वो प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, अपनी DDO को वो देनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे वो केस सेटल नहीं होगा इनका। एक तो इसमें चाहिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और ऊपर से चाहिए इसमें जो अगर उन्होंने कैशलेस कराया है उसका भी प्रूफ और कैश वाला दिया है उसका भी प्रूफ। तो पहला इसमें केस है डिमेंशिया, फिर है डिस्टोनिया, मुसुलोरम डिफॉर्मानस, मोटर न्यूरॉन डिजीज, अटक्सिया, कोरिया, हेमीबालिज्मस, अस्फेजिया, पार्किंसंस डिजीज। दूसरा है मैलिग्नेंट कैंसर्स, फुल्ली ब्राउन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम,
क्रोनिक रीनल फेलियर, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया, थैलासीमिया। अगर ये वाली कोई बीमारियां हैं और डॉक्टर ने सर्टिफाई कर रखा है तो उस केस में भी जो भी एक्सपेंडिचर आया है 40,000, या जो एक्चुअली पे किया है आपने, जो भी इसमें से कम होगा वो वाला अमाउंट आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद है सेक्शन हमारी 80E। 80E में क्या होता है दोस्तों, अगर हमने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है अपनी हायर एजुकेशन के लिए किसी अप्रूव्ड फाइनेंशियल और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, तो जो भी उस पर इंटरेस्ट लग रहा है वो सारा का सारा इंटरेस्ट हमने यहाँ पे डाल देना है और पूरा पूरा ये रिबेट मिल जाएगी। और ये रिबेट हमको 8 सालों तक मिल सकती है, क्योंकि हाउसिंग लोन एजुकेशन लोन की जो ड्यूरेशन होती है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी 8 साल होती है, तो इसका फायदा लोग उठा सकते हैं। तो जो ये एजुकेशन लोन है ये आप अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, या कोई दूसरा बच्चा जो माइनर होता है लेकिन आप उसका लीगल गार्डियन है उसके लिए लेते हो, तो उस केस में आपको ये रिबेट मिल जाएगी। साथ में इसमें जो टर्म है हायर एजुकेशन, उसका मतलब होता है कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में और मैनेजमेंट में। एक चीज का ध्यान रखना, नो डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर पार्ट टाइम कोर्सेज। अगर कोई हम पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं तो उस केस में अगर कोई लोन लिया है हमने तो उसमें हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आती है मोस्ट इंटरेस्टिंग सेक्शन, सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। दोस्तों हाउसिंग लोन के दो फायदे होते हैं। एक तो जो रीपेमेंट होती है, जो हम किस्त देते हैं, वो हमारी 80C में कवर होती है, और जो हमारा इंटरेस्ट हम पे कर रहे होते हैं वो 24B, 80EE या 80EE के अंदर वो कवर हो जाता है। और इन केस वो जॉइंट बराबर्स हैं और जॉइंट को ओनर्स हैं तो उनका जो रेशियो होता है उसी में डिवाइड होकर दोनों इंडिविजुअली उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं सेक्शन 24B। सेक्शन 24B में हमको 2 लाख तक का जो हाउसिंग लोन है उसका इंटरेस्ट अगर लगा हुआ है तो हम उसको ले सकते हैं, उसका फायदा हम ले सकते हैं। मान लो अगर हमारे हाउसिंग लोन के ऊपर 3 लाख तक का इंटरेस्ट लगा हुआ है तो हम 2 लाख तक जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे डाल से उसका रिबेट ले सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन है कैपिटल जो हमने लोन लिया होता है वो 1/4/1999 के बाद लिया होना चाहिए। जो हमने लोन लिया हुआ है वो एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया होना चाहिए और ना कि रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया होना चाहिए। और जो हमने लोन लिया हुआ है एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जो घर है हमारा वो 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो जो हमारी लिमिट है वो 2 लाख से लेके 30,000 तक वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसके ऊपर मैंने एक और डिटेल वीडियो बना रखी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप उसको भी देखिएगा। उसमें भी आपको बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आती है हमारी सेक्शन 80EE। इसको भी डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों जो सेक्शन EE है इसके अंदर हम 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पर डिडक्शन ले सकते हैं। मान लो 2 लाख हमने 24B में ली हुई है, वो 1.5 लाख हम इसमें ले सकते हैं। मतलब टोटल इंटरेस्ट और हमारे घर के ऊपर लगा हुआ है 4 लाख, तो हम 3.5 लाख तक की डिडक्शन इसके अंदर पूरे हाउसिंग लोन में ले सकते हैं। लेकिन सेक्शन 80EE की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जो लोन सैंक्शन होना चाहिए वो 1/4/19 और 31/3/2022 के बीच होना चाहिए। जो स्टैंप ड्यूटी है हमारे घर की वो 45 लाख से कम होनी चाहिए। और जो हम जिस घर के लिए हमने लोन लिया हुआ है हमारे पास सिर्फ एक ही घर होना चाहिए और ज़्यादा घर नहीं होना चाहिए। और जो एसएससी है वो सेक्शन 80EE के तहत उसके एलिजिबल नहीं होना चाहिए। अब सेक्शन 80EE क्या है
क्योंकि हम थोड़ा देख लेते हैं। सेक्शन 80EE हमारी आई थी असेसमेंट ईयर 17-18 में। इसमें हमको क्या थी, 50,000 रुपये की डिडक्शन मिलती थी। तो इसकी कंडीशन क्या थी, जो घर है वो सैंक्शन होना चाहिए, जो लोन है सैंक्शन होना चाहिए हमारा 1/4/16 से लेके 31/3/17 के बीच। लोन की वैल्यू 35 लाख से कम होनी चाहिए, जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो 50 लाख से कम होनी चाहिए, और जो एसएससी हैं उनके पास उस टाइम पे कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। तो हमको देखिए कितना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है एक हाउसिंग लोन के तहत। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये जो सरकारी मुलाजिम है या जो भी इंडिविजुअल हैं वो हाउसिंग लोन ले लें, और उसका इंटरेस्ट पे भी और उसकी जो इंस्टॉलमेंट प्रीमियम पर भर रहे हैं वो, उस पर भी वो बेनिफिट ले सकें इसका। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 80GGA। दोस्तों ये वो डोनेशन होती है जो हमने कोई साइंटिफिक, सोशल या स्टैटिकल रिसर्च ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए दे रखी होती है। साथ में यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि कोई भी डोनेशन हो तो कैश में सिर्फ 2000 तक ही डोनेशन एक्सेप्ट की जाती है। उसके ऊपर आपको या तो बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, वो वाली डोनेशन चलेगी आपकी। लेकिन अगर आप कैश में देते हो तो सिर्फ 2000 रुपये ही आपका डिडक्शन में ऐड हो जाएगा। उसके बाद होती है हमारी 80GGC, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट नॉट इन कैश, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल ओनली। मतलब अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो भी हमारी फेवरेट होती है उसको हम कोई डोनेशन कर दें, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इन कैश। अगर हम डायरेक्टली कैश दे रहे हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसमें हमको डिडक्शन नहीं मिलेगी। हमको क्या करना पड़ेगा, या तो बॉन्ड्स मिलते हैं इसके, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसके बॉन्ड्स आते हैं, या तो हम वो ले लें, या तो हम इसकी जो प्रॉपर शिफ्ट होती है उस पर हम कैश करा नहीं सकते। हम इसको ऑनलाइन ट्रांसफर ही पैसा कराएं, या कोई चेक दे दें, या कोई डिमांड ड्राफ्ट दे दें। उस केस में हमको पूरी 100% जो भी हम इसमें डोनेशन देंगे वो पूरी की पूरी हमारी सेविंग्स आ जाएगी और हमारे ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस हो जाती है। लेट्स सपोज मैं 1 लाख रुपए की डोनेशन देता हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफर करता हूँ अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो पूरा 1 लाख मेरी ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस हो जाएगी। उसके बाद है दोस्तों हमारी सेक्शन 80GG। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो सेक्शन हमारी 80GG होती है इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है यू शुड नॉट ओवन एंड ऑक्यूपाई एनी अदर हाउस एनीवेयर। मतलब हमारे नाम पे कहीं पे भी कोई भी घर नहीं होना चाहिए, और साथ में हमारी सपोज हमारे जो माइनर चिल्ड्रन होते हैं उनके नाम पे भी कहीं पे भी घर नहीं होना चाहिए। और साथ में जिस घर में हम रह रहे हैं किराए पे, हम उसको रेंट पे कर रहे हैं, और हमें हमारे एम्प्लॉयर से एचआरए बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए। अगर ये कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होती हैं, उसके बाद ये जो 3 पॉइंट हैं इनका जो लिस्ट होगा उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है। उनमें से है पहली वाली 25% ऑफ योर टोटल इनकम और ₹5,000 पर मंथ, या रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ योर टोटल इनकम। तो दोस्तों एचआरए तो सबको मिलता ही है, तो ये वाली डिडक्शन बड़ी कम यूज होती है, बहुत ही रेयर केसेस में होती है। तो अगर आप ऐसे एम्प्लॉई हैं या कोई इंडिविजुअल हैं जिनका एचआरए नहीं मिल रहा है, तो आप ये वाली कैलकुलेशन करके जो भी आपका लिस्ट आएगा वो वाला यहाँ पे डाल देना। उसका हम देखते हैं सेक्शन 80TTA। जैसे दोस्तों मैंने कहा था कि 10,000 तक का इंटरेस्ट अगर हमें सेविंग अकाउंट में लगता है तो वो हमारा टैक्स फ्री हो जाता है। मतलब इस एग्जांपल में मैंने आपके सामने एंटर किया था यहाँ पे अपनी इनकम में इंटरेस्ट इन सेविंग बैंक अकाउंट 12,000। मतलब मेरे सेविंग अकाउंट है उसमें 12,000 रुपये का इंटरेस्ट लगा था, और मेरे एक्सेल ने ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे 10,000 कर दिया है, क्योंकि हमको मैक्सिमम जो इंटरेस्ट की रिबेट मिलती है सेविंग अकाउंट में वो 10,000 रुपये की मिलती है। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन है हमारी सेक्शन 80G। तो
तो दोस्तों हम कई बार क्या करते हैं, हमारे कुछ सर्टेन फंड्स होते हैं या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या हम कई बार क्या करते हैं कि टेम्पल्स में जाके या मॉस्क में जाके या हमारे कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जाके, या कोई नेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर फंड होते हैं या स्टेट डिजास्टर फंड होते हैं, उनमें हम कुछ पैसा दे देते हैं। तो उसके ऊपर जो भी हम पैसा देते हैं उसके ऊपर हमको 100% या 50% के हिसाब से रिबेट मिल जाती है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है कि कैश की डोनेशन है सिर्फ 2000 रुपये की ही मिलती है। अगर हम मान लो मैं किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जाता हूँ, मैं वहाँ पे 10,000 देता हूँ, तो वहाँ पे मेरा सिर्फ अगर मैं वो 10,000 की रिसिप्ट लेके अपने एम्प्लॉयर के पास आता हूँ तो मुझे मेरा एम्प्लॉयर सिर्फ 2,000 रुपये तक ही छूट देगा। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो 2,000 रुपये भी मुझे कम मिलेगा अगर जो मेरी रिसिप्ट है वो ड्यूली स्टैम्प्ड होगी। और क्या कंडीशन इसके अंदर, इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ रिसिप्ट इशूड बाय द ट्रस्ट चैरिटी विच रिसीव्स अ डोनेशन। The receipt should include details like the name, address and PAN of the trust, amount donated and the name of donor. जो रिसिप्ट होती है उसके ऊपर जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है उसका नाम, उसका पता, और पैन तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, वो होना चाहिए, वो कितना अमाउंट डोनेट किया गया और डोनर का नाम होना चाहिए। साथ में एक फॉर्म 58 होता है। Form 58 is essential if a donor intend to claim 100% deduction on a donation, without which their donation will not be eligible for 100% deduction. तो जो फॉर्म 58 होता है, अगर हम चाहते हैं कि पूरी 100% डिडक्शन मिले हमें, तो फॉर्म 58 हमको फिलअप करना पड़ेगा। तो फॉर्म 58 हम खाली उन्हीं केसेस में फिलअप कर सकते हैं जिन केसेस में, जिन इंस्टीट्यूशंस में खाली 100% की डोनेशन ये रिबेट मिलती हो। उसके बाद एक और मैंडेटरी चीज है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ट्रस्ट। ईच एलिजिबल ट्रस्ट इज प्रोवाइडेड विद द रजिस्ट्रेशन नंबर बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड ओनर शुड एंश्योर द रिसिप्ट कंटेन दिस नंबर। दिस रजिस्ट्रेशन नंबर नीड टू बी वैलिड ऑन द डेट ऑफ पर्टिकुलर डोनेशन, फेलिंग विच ए डोनेशन माइट बी इनएलिजिबल फॉर डिडक्शन। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो स्टैंप लाई है, आपने जो रिसिप्ट लाई है, वो इस पर पूरा आपका डिटेल मेंशन है, उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, वो भी होना चाहिए। तो ऐसे सारे दोस्त जो अपने किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन करते हैं, वो ख्याल रखें कि उसके ऊपर उनका जो रिसिप्ट होती है उसके ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, उसका पैन नंबर हो, उनका नाम हो, एड्रेस पूरा लिखा हुआ हो। और क्या है कि अगर वो कैश में दे रहे हैं तो फिर भी उनको सिर्फ 2,000 तक की ही डोनेशन मिलेगी, और चाहे वो लाख रुपए दे रहे हैं तो फिर भी उनको 2,000 की ही रिबेट मिलेगी। तो अगर वो बाई चेक करते हैं, बाई डिमांड ड्राफ्ट करते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में उनको 100 या 50% के हिसाब से मिल जाएगी। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि अगर क्या करते हैं ऐसे लोग, डोनेशन मेड इन काइंड, अगर वहाँ पे जाकर फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं, क्लास देते हैं, तो वो भी उसके अंदर नहीं काउंट होंगी डिडक्शन में, सिर्फ जो पैसा है वही काउंट होता है। तो दोस्तों ये एक स्नैपशॉट है, मैंने बनाया हुआ है कुछ इंस्टीट्यूशंस का। ये तो छोटी सी लिस्ट बनी हुई है जिसके ऊपर हमको 100% या 50% के हिसाब से डिडक्शन मिल जाती है। दोस्तों जो भी हमारा अमाउंट है, लेट्स सपोज अगर हमने कैश में ही डिडक्शन दे रखी है तो हम सिर्फ यहाँ पे 2,000 एंटर करेंगे, और अगर हमने कहीं पे मतलब लाख रुपए दिया हुआ है और हम 100% क्लेम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लाख रुपए डालेंगे, और हमने कहीं पे लाख रुपया दिया हुआ है लेकिन वो इंस्टीट्यूट 50% वाली कैटेगरी में आता है तो हम यहाँ पे 50,000 रुपये एंटर करेंगे। तो यहाँ पे निकल के आ जाएंगे हमारी टोटल सेविंग्स। तो हमारी इस केस में टोटल सेविंग्स आ गई हैं 3,75,000
और टोटल जो डिडक्शंस एंड सेविंग्स हैं हमारी वो आ गई 4,80,135। डिडक्शंस हमारी दोस्तों वो थी जो डायरेक्टली हमारी सैलरी से माइनस हो जाती हैं, ये हमारी इनकम से, ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस हो जाती हैं। सेविंग्स वो होती हैं जो हम खुद का पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं या बचाने की कोशिश करते हैं टैक्स से। तो टोटल डिडक्शन और टोटल सेविंग्स इस केस में आ गई हैं हमारी 4,80,135। हमारी इस केस में ग्रॉस टोटल इनकम थी, ग्रॉस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज है 17,44,133। तो 17,44,133 में से हम माइनस करेंगे अपनी सेविंग्स एंड डिडक्शंस, तो उसके बाद निकल के आ जाएगी हमारी टैक्सेबल इनकम। ये इनकम है जिसके ऊपर अब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो कैलकुलेटर है ये ऑटोमेटिकली हमारा जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर देगा। इसमें एक कंपोनेंट है टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, हमने कुछ कैपिटल गेन्स किए थे, कुछ लेन देन किया था यहाँ पे कैपिटल गेन्स वाले कॉलम में। तो लेट्स सपोज मैंने क्या किया था, कुछ गोल्ड सिल्वर बेचा हुआ था, तो मुझे 1 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ था। मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ। तो उसके ऊपर भी ये सिस्टम क्या है, ऑटोमेटिकली 20% का टैक्स लगा देगा। तो कैपिटल गेन्स कैसे निकालते हैं उसकी अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना। तो यहाँ पे आ गया 1 लाख का 20% टैक्स लगा था, तो 20% इसने टैक्स लगा दिया डायरेक्टली। तो जो भी हमने टैक्स डिपॉजिट किया है या डिडक्ट किया है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। लेट्स सपोज केस में मैंने 1 लाख रुपए का टैक्स अपनी सैलरी से कटाता था, तो जो मेरा टैक्स बना हुआ है वो बना है इस केस में 1,20,000। और सिमिलरली मैंने न्यू टैक्स रिजाइम भी इसमें बना रखी है, तो आप देख लेना आपको किस वाली में ज़्यादा एडवांटेज है। तो दोस्तों मैंने ये जो डिफरेंस होता है हमारी न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में, उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाई है, या उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना कि आपको ज़्यादा बेनिफिट किस में हो रहा है। और इसका ऑप्शन हमको साल के स्टार्टिंग में दे देना होता है। हम क्या करते हैं कि अपनी जो भी इनकम आनी होती है वो साल के फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते ही अप्रैल में निकाल देते हैं, एक लमसम इनकम और अपनी सेविंग्स। तो उस हिसाब से हम अपना जो भी होता है अपने एम्प्लॉयर को लिख के देते हैं कि भाई साहब आप हमको इस वाले टैक्स रिजाइम में रखो, ओल्ड में या न्यू में। तो इस केस में इनको टैक्स पे करना पड़ रहा है 1,20,000 ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से, और न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से इनको टैक्स पे करना पड़ रहा है 1,28,000। तो दोस्तों आप इस कैलकुलेटर का एडवांटेज उठाइएगा, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे लेवल 5 या 6 तक के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जो टैक्सेबल इनकम होती है वो 5 लाख तक आ जाती है, क्योंकि उनका बेसिक सैलरी 30 और 35 के बीच रहता है, और उनका एनपीएस भी कट जाता है, तो उनका सेविंग भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, और 50,000 रुपये की उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है। तो उनके इनकम, अगर ग्रॉस इनकम उनकी 6.5 लाख के आसपास है लेट्स सपोज, तो 50,000 रुपये की आगे उनको एसटी, पीछे बचता है 6 लाख। 6 लाख में से 1 लाख रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट हो जाता है एनपीएस में, तो पीछे 5 लाख ही बचता है। तो 6.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो 5 लाख तक अगर इनकम है तो टैक्स लगता है इसके ऊपर 12,500। लेकिन क्या होता है, सेक्शन 87A के तहत रिबेट मिल जाती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, उनको टैक्स तो नहीं लगता, लेकिन उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ज़रूर करनी होती है। तो ऐसे मेरे सारे दोस्त जिनकी इनकम 5 लाख आ रही है और जो ये टैक्स रिबेट ले रहे हैं, मतलब जिनकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है टैक्सेबल इनकम, लेकिन वो फिर भी टैक्स नहीं पे कर रहे क्योंकि उनको रिबेट मिल रही है सेक्शन 87 के थ्रू 12,500 की
तो भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो 1000 रुपये का उनको फ़ाइन लग सकता है और 1% पर मंथ के हिसाब से उनको टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर जो है इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो अब इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट कर देना। मैं इन पूरा का पूरा ये जो एक्सेल का शीट बना हुआ है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको में अपनी इनकम डाल देना और अपना टैक्स खुद निकालना। दोस्तों इस एग्जांपल में देखिए इनका टैक्स जो बन रहा है वो बन रहा है 18,200 रुपया। तो इस केस में इन्हें क्या करना होता है, ये एडवांस टैक्स पेयर बन जाते हैं और सेक्शन 208 ऑफ इनकम टैक्स 1961 कहती है कि जब भी आपका साल का इनकम टैक्स 10,000 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो आप एक एडवांस टैक्स पेयर बन जाते हैं और आपको जो भी टैक्स बनता है आपका वो आपको पर मंथ एडवांस में कटाना चाहिए और गवर्नमेंट ट्रेजरीज में डिपॉजिट करना चाहिए। तो इस एग्जांपल में इनको पर महीने 1600 टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा एडवांस में। ये ऐसा नहीं है कि ये बोलेंगे नहीं जी आप मेरा टैक्स में साल के एंड में दूंगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी हमारा टैक्स 10,000 से ऊपर लगता है किसी फाइनेंशियल ईयर में तो हम एडवांस टैक्स पेयर कैटेगरी में आ जाते हैं और हमको एडवांस में ही अपना टैक्स कटा देना है और गवर्नमेंट ट्रेजरीज में डिपॉजिट कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको आप ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप जहाँ भी रहें मस्त रहें, खुश रहें और दूसरों की हेल्प करें।